तो यहाँ पे आज हमारी जो है ना वो फर्स्ट कह लें कि क्लास है NRE 2 के ऊपर। और ये जो आपकी NRE Step 2 के ऊपर क्लास है, इसके अंदर सारा जो है ना वो आपको एक तरह से ओवरव्यू दिया जाएगा कि आपको जो NRE 2 का एग्जाम होता है उसमें क्या क्या चीज़ें आपने करनी है। और डेफिनेटली अगर आपको ये एक ओवरव्यू पता होगा तो फिर आप जो अपनी तैयारी है वो उस तरह से जो है ना वो कंप्लीट करेंगे। इंशाल्लाह कल से मैं कोशिश करूंगा कि जो भी आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें NRE 2 के ऊपर, वो भी आप लोगों को साथ साथ जो है ना वो इस तरह नोट्स के फॉर्म में प्रोवाइड करता रहूंगा। स्पेशली जितने भी हम लोग यहाँ पे स्टेशंस की बात करेंगे, उन स्टेशंस के ऊपर आपको सारे नोट्स भी मिल जाएंगे। और किस तरह से आप लोगों ने अपनी चीज़ों को प्रिपेयर करना है, तो वो भी जो है ना वो डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले आपका जो NRE Step 2 एग्ज़ाम होता है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये कोई MCQ बेस एग्ज़ाम नहीं होता, ठीक है। ये आप कह सकते हैं कि आपका एक क्लिनिकल एग्जाम है, जिसमें आपने वहां पे जाके जो है ना वो कुछ स्टेशंस के ऊपर जो है ना वो क्लिनिकल वर्क परफॉर्म करना होता है। तो जो NRE Step 2 एग्जाम होता है ना, इसके अंदर आप कह लें कि टोटल जो स्टेशन होते हैं वो 20 होते हैं, ठीक है। 20 स्टेशन होंगे, इसमें से आपके जो मैंडेटरी होते हैं वो 3 होते हैं। अब ये भी मैं चीज़ क्लियर करता चलूँ कि जो मैंडेटरी स्टेशन होते हैं, अगर आपके ये पास होंगे तो आपका ओवरऑल एग्जाम पास होगा। लेट्स सपोज अगर एक बंदा है, उसने 19 स्टेशन पास किए हैं, ठीक है, और इसमें से एक उसका जो मैंडेटरी स्टेशन है वो पास नहीं हुआ, तो वो बंदा क्या होगा, फेल होगा। लेकिन अगर एक बंदा उसके 15 जो है ना वो स्टेशन पास हैं, 15 में से 3 उसके मैंडेटरी पास हैं, तो वो बंदा जो है ना वो एग्जाम के अंदर पास हो जाएगा। क्योंकि जो मैंडेटरी आपके स्टेशन है 3, इनको आपने पास करना ही करना है। बाकी के जो आपके 17 है, इसके अंदर आपको मार्जिन मिल जाता है। अगर आपका 2-3 के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं भी होता, तो उसके मतलब ओवरऑल आपका जो एग्जाम है ना वो पास होगा। तो डेट्स वाई आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आपके जो मैंडेटरी स्टेशन है उनको आपने लाजमी पास आउट करना है। और जो आपके टोटल स्टेशन है वो 20 है, 20 में से 17 आपके कह लें कि नॉन मैंडेटरी हैं। और बाकी जाहिर बात है उसमें आपने परफॉर्म अच्छा करना होता है। ये नहीं है कि आप कहें लो जी चलो मेरे 3 मैंडेटरी पास हो गए हैं और बाकी मैं उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं करूंगा। तो ओवरऑल तो आपके लिए सारे ही मैंडेटरी हैं। लेकिन अगर हम बात करें जिसमें आपने कोई भी रिस्क नहीं लेना, वो आपके 3 है। अब उसमें एक आपका मेडिसिन का मैंडेटरी होता है, एक आपका सर्जरी का मैंडेटरी होता है। और मैंने जब अपना NRE Step 2 का एग्जाम दिया था, तो मुझे मैंडेटरी आया था पीट्स का। लेकिन आपको पता है कि अभी NRE की एग्जाम की डेट्स 2-3 है, ठीक है। कुछ लोगों का आई थिंक 24 या 25 को है, फिर उसके बाद 1-2 दिन बाद होगा। तो कुछ लोगों को हो सकता है ओप्स गाइनी का मैंडेटरी आ जाए, कुछ को पीट्स का आ जाए। लेकिन अभी तक जो लोगों को ज्यादातर मैंडेटरी आ रहा है वो पीट्स का ही आ रहा है, ठीक है। लेकिन स्टिल ओप्स गाइनी का आ सकता है। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि यार अगर मेडिसिन का मैंडेटरी स्टेशन होगा तो उसमें हमने करना क्या होगा, अगर सर्जरी का है तो उसमें क्या करना है, अगर पीड्स ओप्स गाइनी का है तो उसमें क्या करना है। तो जो मेडिसिन का आपका मैंडेटरी स्टेशन होता है ना, इसमें आपको ज्यादातर जो BLS है, ठीक है, आपका बेसिक लाइफ सपोर्ट, जिसमें आपने CPR करना होता है, या ACLS होता है। अब ACLS आप वहां पे परफॉर्म नहीं कर सकते, इसमें से आपसे वो क्लिनिकल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन जो BLS है, ये तो डेफिनेटली आपके सामने वहां पे डमी पड़ी होगी, उसके ऊपर आपने क्या करना है, CPR परफॉर्म करना है। अब यहाँ पे एक और चीज मैं बताता चलूँ कि 90% या 95% जो चांसेस होते हैं ना, वो हमेशा BLS ही आता है एग्जाम के अंदर। ACLS कभी भी नहीं आया। मतलब मैंने एग्जाम दिया था तो मुझे भी BLS आया था, ठीक है, ACLS में से कुछ भी नहीं आया था। तो बात यह है कि स्टिल आपने किसी किस्म का रिस्क नहीं लेना, क्योंकि आपकी बारी क्या होता है ये किसी को नहीं पता, ठीक है। लेकिन ऑन एवरेज अगर हम पीछे बात करें तो ज्यादातर आपका BLS ही आता है। BLS के अंदर क्या होता है, आपने CPR कैसे परफॉर्म करना है, क्या क्या उसके स्टेप्स हैं, क्या रूल्स हैं, वो भी इंशाल्लाह हम आगे करेंगे। आज की क्लास के अंदर जस्ट आपको एक ओरिएंटेशन मिलेगी कि यार आपका NRE Step 2 होता क्या है, ठीक है, और इसमें क्या क्या चीजें आपने परफॉर्म करनी है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट जो ऑनवर्ड क्लास होगी, हर क्लास के अंदर आपको प्रॉपर नोट्स मैं प्रोवाइड करूंगा कि अगर आपके पास हिस्ट्री आए तो आपने किस तरह से परफॉर्म करना है। और एक और चीज बताता चलूं, NRE Step 2 की तैयारी के लिए, मतलब ये जो लोगों का कंसेप्ट होता है ना कि अगर किसी बंदे ने हाउस जॉब नहीं की तो उसका NRE 2 पार्ट क्लियर नहीं होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो बात यह है कि अगर आपके पास बेसिक नॉलेज और क्लिनिकल नॉलेज अच्छे है, और आपने चीजों को स्टेप वाइज कर लिया है, तो स्टिल आप NRE 2 पास कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि अब कुछ लोग होते हैं जो NRE 2 की तैयारी डिफरेंट एकेडमीज के अंदर जाके करते हैं, कुछ ऑनलाइन करते हैं। तो बात यह है कि आप जहां से भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है,
ऑनलाइन पढ़ के भी आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। आप सेल्फ स्टडी करके भी एनआरई स्टेप 2 पास कर सकते हैं। एनआरई स्टेप 2 के लिए कोई 100% मैंडेटरी नहीं है कि आपने जाके ये एकेडमी ज्वाइन करनी है, फिजिकल होना जरूरी है। हाँ, अच्छी बात है, अगर आप फिजिकल हो तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, लेकिन वो प्रैक्टिस फिर अगर आप घर पे हो तो वो घर पे भी पॉसिबल है, ठीक है। आप हॉस्पिटल में जा सकते हो, वहां पे जाके करें, या आप अपने घर के अंदर कोई भी तकिया लेके उसके ऊपर भी चीजें परफॉर्म कर सकते हैं। बात यह है कि जब आपने करना है तो आप कर लेंगे। अगर आपने लाइक, क्योंकि अकेडमी जाके भी लोग नहीं कर पाते, ठीक है, जिन्होंने नहीं करना, तो इट्स ऑल अप टू यू, ठीक है। ये जो डिफरेंट चीजें होती है ना, कि हाउस जॉब नहीं की तो एनएलई पास टू नहीं होगा, पार्ट टू पास नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। स्टिल आप पास कर सकते हैं अगर आपका बेसिक क्लिनिकल नॉलेज अच्छा है और आपने प्रैक्टिस जो है ना वो अगर की हुई है तो। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो सर्जरी का मैंडेटरी आता है, सर्जरी में क्या आता है। सर्जरी के अंदर आपके मैंडेटरी स्टेशन में क्या होता है, एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। वो आपके सामने कोई वहां पे वर्कर या कोई भी जो है ना वो बंदा लिटा देंगे, ठीक है। वो रियल पेशेंट नहीं होता, ये भी मैं बताता चलूं कि एनआरई 2 के अंदर जो भी पेशेंट आपके सामने होगा, ये रियल पेशेंट नहीं है। ये वहां को कोई स्टाफ वर्कर होगा या कोई ना कोई पर्सन होगा जिसको वहां पे उन्होंने लिटाया होगा। तो सर्जरी में क्या आता है, एग्जामिनेशन स्टेशन मैंडेटरी होता है। इसमें वो बोलेंगे कि ये पर्सन आपके सामने लेटा हुआ है, इसको राइट अपर क्वाड्रेंट में या लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में पेन है, आप इसका एग्जामिनेशन करें। या आपसे एग्जामिनेशन के दौरान वो पूछ लेंगे कि मर्फी साइन, या इस तरह से कुछ डिफरेंट चीजें होती हैं। तो एग्जामिनेशन ऑफ एब्डोमिन आपको आएगा, आपने एब्डोमिन का एग्जामिनेशन करना है। अब एब्डोमिन का एग्जामिनेशन कैसे करना है, क्या क्या स्टेप्स हैं, और किस ऑर्गन का कैसे एग्जामिनेशन करना है, वो भी इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट जो है ना वो डिस्कस करेंगे। तो बात यह है कि इसमें आपको पता होना चाहिए, मेडिसिन का जो मैंडेटरी आएगा उसमें बीएलएस या एसीएलएस है। 95% चांसेस यही होते हैं कि बीएलएस आएगा, बट स्टिल कोई पता नहीं है कि आपकी बारी पे क्या आता है। सर्जरी के अंदर आपको एग्जामिनेशन ऑफ एब्डोमिन आएगा, ठीक है। वो आपको कह सकता है राइट अपर क्वाड्रेंट को आपने लाइक एग्जामिनेशन करना है तो आप कैसे करेंगे, या वो लेफ्ट साइड का पूछ सकते हैं। किसी भी पेन को वो आपको जिक्र करेगा कि इस बंदे को कोलिसिस्टाइटिस की वजह से पेन है, या आपके राइट अपर क्वाड्रेंट पे पेन है, या लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट पे पेन है, तो आपने ये चीजें करनी है। उसके बाद नेक्स्ट आता है पीड्स या ओप्स गायनी का। देखिए, जो आपका पीड्स है ना, इसके अंदर आपको तीन तरह से चीजें पूछी जा सकती हैं। या तो वो आपसे हिस्ट्री पूछ लेगा कि ये बच्चा, लेट सपोज वो आपको बोलेगा कि जो है ना वो मैं आप मरीज हूँ, ठीक है, मैं पेशेंट हूँ, तो मेरे से आपने फीवर की हिस्ट्री लेनी है, डायरिया की हिस्ट्री लेनी है, या डिहाइड्रेशन है मुझे। तो बात ये कि वो आपसे कोई ना कोई हिस्ट्री आपको पूछनी होगी मरीज से। तो वो भी इंशाल्लाह आगे करेंगे कि पीरियड्स के अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हिस्ट्रीज आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद सेकंड ये हो सकता है कि वो आपको हिस्ट्री ना दे, वो आपके सामने क्लिनिकल केस रख देगा। क्लिनिकल केस में से आपने डायग्नोसिस करनी है। मुझे ये आया हुआ था, ठीक है, जब मैंने एनआरई पार्ट 2 दिया है तो मुझे ये क्लिनिकल केस उसने दिया था। क्लिनिकल केस था नियोनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम का, ठीक है। उसने पूछा था इसकी डायग्नोसिस क्या है, इसकी मैनेजमेंट क्या है। तो इसमें आपको क्लिनिकल केस देंगे, क्लिनिकल केस की बेस पे आपने डायग्नोसिस करनी है, फिर उसकी ट्रीटमेंट बतानी है। तो वो केस कोई भी हो सकता है, एनआरडीएस हो सकता है, निफ्रोटिक सिंड्रोम या निफ्रेटिक सिंड्रोम हो सकता है, मेनिंजाइटिस हो सकता है, सिलिक डिजीज का हो सकता है, कोई भी पीड्स के अंदर केस हो सकते हैं। थर्ड आता है वैक्सीनेशन का, ठीक है, कि वो आपके सामने एक वाइल शो करेगा, ठीक है, आप बताओ ये किसकी वैक्सीन है, ठीक है। तो वो आपसे पूछेगा टाइप ऑफ वैक्सीन, फिर उसका यूज पूछेगा और उसके साइड इफेक्ट पूछेगा। ये भी इंशाल्लाह मैं आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट वैक्सीनेशन वाइल्स है वो करवा दूंगा, ठीक है। इंशाल्लाह आपका एग्जाम जो है ना वो इसी में से आएगा, बट स्टिल आपने अपनी तैयारी के लिए जो एक्स्ट्रा चीजें मैं बताऊंगा वो आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर करके जानी है। तो ये आपका था पीड्स का, ठीक है। अब ओप्स गायनी के अंदर क्या आता है वो भी आगे डिस्कस कर लेते हैं। ओप्स गायनी के अंदर बाज दफा वो आपसे ओसीपी का पूछ सकता है, ठीक है, पोस्टमार्टम हेमरेज हो सकता है, या कोई भी आपका इंस्ट्रूमेंट बता सकते हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट है, बताएं इसका नेम क्या है, इसके यूज क्या है, इसके इंडिकेशंस क्या है। तो वो डिफरेंट जो है ना वो आगे डिस्कस कर लेंगे। तो बात ये है कि मैंडेटरी में से आपको तीन आने ही आने हैं, ठीक है। मेडिसिन आने ही आने हैं, सर्जरी आने ही आने हैं। अब पीड्स या ओप्स गायनी में से एक आपको आ जाएगा। तो ये आपने थोड़ा सा एक ओवरव्यू अपने माइंड में रखना है। उसके बाद आते हैं नॉन मैंडेटरी स्टेशन के, अगर वो आपके मैंडेटरी नहीं है, मतलब उनमें आपने, अब देखें अगेन मैं ये चीज कह रहा हूँ कि आपके लिए हर स्टेशन पे परफॉर्म करना मैंडेटरी है, ठीक है। ये अलहदा चीज है कि तीन ऐसे हैं जिनमें आप कोई भी रिस्क नहीं ले सकते, बट एवरी स्टेशन इज इम्पोर्टेंट। आप किसी भी स्टेशन में बुरा परफॉर्म नहीं करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो नॉन मैंडेटरी स्टेशन के अंदर आता है वो आपका ईसीजी इंटरप्रिटेशन हो सकता है। मतलब आपके सामने एक ईसीजी रखेगा, ठीक है, आपने उस ईसीजी से डायग्नोसिस बताना है और ट्रीटमेंट बताना है। अब यहाँ पे ईसीजी पे बहुत ज्यादा लोगों को मसला बनता है, ठीक है, लेकिन इंशाल्लाह मैं आप लोगों के सामने जितने भी इंपॉर्टेंट ईसीजीज आती हैं वो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे शो करके बता भी दूंगा कि हाउ टू कैलकुलेट
रेट साइनस, मतलब कैसे चेक करते हैं साइनस रिदम है या नहीं, रिदम रेगुलर है या इरेगुलर है, हार्ट रेट कैसे मालूम करते हैं, हाउ टू डायग्नोज डिफरेंट काइंड ऑफ एरिथमियास, हार्ट ब्लॉक तो नहीं है, टेकिकार्डिया तो नहीं है। तो वो सारा इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। तो एक आपको ईसीजी का होगा, ठीक है, ये लाजमी आपको आएगा ही आएगा। फिर उसके बाद आपका आता है ईएनटी का। ईएनटी में क्या हो सकता है, या तो वो आपको कोई केस दे देगा कि ये केस है, मतलब टोंसिलाइटिस है, या आपके पास कोई भी मतलब हो सकता है एपिस्टेक्सिस की, वो आपको कोई पिक्चर दिखा दे, बच्चे के नोज से ब्लीडिंग हो रही है। तो इस तरह से कोई ना कोई केस देगा, आपने डायग्नोसिस बनानी है। डायग्नोसिस के बाद आपसे वो ट्रीटमेंट भी पूछ सकते हैं, ठीक है। सेकंड पे आपको कोई इंस्ट्रूमेंट शो कर देगा, ठीक है, कि आप बताएं जी ये इंस्ट्रूमेंट है, तो इसका क्या बेनिफिट है, इसका क्या नेम है, ठीक है, इसका क्या यूज है। या वो हो सकता है आपसे वो वेबर या रैनी टेस्ट या कंडक्टिंग हेयरिंग लॉस, साइनोनोरल हेयरिंग लॉस, इससे ऊपर जो है ना वो डिस्कशन हो सकती है। तो मुझे ईएनटी के अंदर आया था स्पेशली जो है ना वो स्टीरॉइड्स का था, बच्चे को बार बार जो है ना वो नेजल पॉलिप्स, इस तरह से क्वेश्चन था, मतलब वो केस था, ठीक है। उसने मेरे से डायग्नोसिस पूछा था और ट्रीटमेंट पूछा था। तो बात यह है कि आपको ईएनटी के अंदर भी कोई ना कोई चीज आनी लाजमी है, ठीक है, या वो केस की फॉर्म में हो सकती है या वो इंस्ट्रूमेंट की फॉर्म में हो सकती है। फिर उसके बाद आपका आता है ऑफ्थल्मोलॉजी का। ऑफ्थल्मोलॉजी के अंदर गिनी चुनी डिजीजेज हैं जो आपने एग्जाम के लिए करके जानी है। उसमें कैटरेक्ट्स हो सकते हैं, फिर ग्लूकोमा हो सकता है, ठीक है। फिर इसके अलावा आपका नियर विजन या जो आपका कह लें कि नियर जो विजन है या फार विजन है, उससे रिलेटेड पूछ सकते हैं, या एंड ऑफ्थल्माइटिस है, ठीक है। मतलब इस तरह से आपके जो ऑफ्थल्मोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं उनको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। वो आपको क्लिनिकल केस देंगे, साथ पिक्चर होगी, आपने डायग्नोसिस करनी है और उसकी मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट बतानी है। ज्यादातर आपका जो एनआरई 2 है ना, इसके अंदर जो चीजें आती हैं वो ज्यादातर क्लिनिकल केस होगा, ठीक है। या वो आपके सामने मतलब हिस्ट्री की फॉर्म में लिखा होगा, या वो हो सकता है खुद अपने आप को उस तरह से प्रेजेंट कर ले। उसके बाद आपका गायनी का आता है। गायनी में ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ओसीपी के ऊपर, इनफर्टिलिटी के ऊपर, या इंस्ट्रूमेंट के ऊपर पूछे जाते हैं, कि आपके सामने कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट रख देगा और आपसे पूछेगा बताओ जी ये इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, ठीक है। और ओप्स के अंदर ज्यादातर वो चीजें आपसे पूछेगा, स्पेशली जो अबॉर्शन की टाइप है, ठीक है, प्री क्लैम्पशिया, ई क्लैम्पशिया, ठीक है। उसके बाद लेबर की टाइप्स पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद पोस्टमार्टम हेमरेज, यूट्राइन एटोनी। देखो मैं एक चीज आपको बताता चलूं कि अगर आपका एनआरई पार्ट 1 क्लियर है, आपने पढ़ के किया है, ठीक है, फिर इंशाल्लाह आपको एनआरई 2 के अंदर मसला नहीं बनेगा, ठीक है। अगर तो आपने सिलेक्टिव तैयारी की है, ठीक है, बस पास हो गया, ठीक है। एनआरई 2 के लिए भी आपको क्लिनिकल नॉलेज चाहिए। मुझे याद है जब मैं गया था एनआरई 2 के लिए, तो मुझे वहां पे क्वेश्चन आया था, ये ओप्स गायनी के अंदर स्पेशली था क्वेश्चन आपका, कि वो बच्चे की पोजीशन के ऊपर ट्रांसवर्स लाई है, ओब्लिक है, तो वो मुझे क्वेश्चन आया हुआ था। अब वो सारा ओप्स गायनी स्टेप 2 सीके में लिखा हुआ है। तो बात ये है कि स्टेप 2 के लिए भी आपका नॉलेज होना जरूरी है, बेसिक और क्लिनिकल। ये आप लोगों ने नहीं सोचना कि पता नहीं इसके अंदर कोई चीज आएगी या नहीं आएगी। तो बेसिक नॉलेज स्टिल आपको वहां पे जो है ना वो बहुत हेल्पफुल होगा। तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद रेडियोलॉजी का क्वेश्चन आएगा। रेडियोलॉजी में क्या होगा, आपको एक एक्सरे दे देगा, ठीक है। उस एक्सरे पे आपको फ्रैक्चर बताएगा, आपने डायग्नोसिस करनी है ये फ्रैक्चर किसका है और उसकी मैनेजमेंट करनी है। ये भी इंशाल्लाह हम सारा करेंगे कि फ्रैक्चर की टाइप्स कितनी है, ठीक है, फ्रैक्चर की मैनेजमेंट कैसी होती है, ये सारा आप लोगों को करवा दिया जाएगा। ये आप लोगों की हार्डोगर सर्जरी की बुक से मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि इंपॉर्टेंट चीजें आपको कवर करा दूं। फिर उसके बाद आपसे पूछ लिया जाएगा एक्सरे। अब ये मुझे आया हुआ था, मुझे क्वेश्चन मतलब मेरा जो सबसे पहला स्टेशन था वो ये था, ठीक है। देखो मैंडेटरी स्टेशन हो सकता है आपके ऊपर पहला आ जाए, या हो सकता है आप पहले दूसरे स्टेशन परफॉर्म करो, बाद में आप मैंडेटरी करो, तो वो दरमियान में मिक्स होता है। ये आपने याद रखना है। तो मेरा सबसे पहला ये वाला स्टेशन था। लाइक मैं वहां पे गया हूँ, बैठा हूँ, मुझे उसने एक्सरे दिखाया है, मतलब एक्सरे के अंदर क्या था, डायफ्राम के नीचे जो है ना वो आपकी एयर थी, तो पर्सन को परफोरेटेड पेप्टिक अल्सर था, ठीक है। तो उसने मुझे हिस्ट्री दी थी कि ये बंदा इस तरह से मतलब इसको गेस्ट्राइटिस रहता है, ये मेडिसिन यूज कर रहे हैं, तो अभी इसको ये कंप्लेन है। तो नीचे एक्सरे के ऊपर वो सारा नजर भी आ रहा था। तो एक्सरे की फाइंडिंग आपको जो है ना वो नजर आनी चाहिए। फिर उसके बाद कुछ इंस्ट्रूमेंट आपके सामने शो होंगे, लाइक आपको वो एनजी ट्यूब शो करा देगा, या फोलिक कैथेटर शो करा देगा। मतलब जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके डायग्राम आपको मतलब आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। फिर वो आपसे उसका यूज पूछ लेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काउंसलिंग का केस होता है, ठीक है, कि एक बच्चे है मतलब उसको सिलिक डिजीज है या थैलासीमिया है या हेपेटाइटिस बी, कह लो को एक नर्स को जो है ना वो प्रिक हुआ है, ठीक है, हेपेटाइटिस बी था पेशेंट को, या हो सकते हैं हेपेटाइटिस सी हो। तो मतलब आपने क्या करना है, उसको काउंसल करना है, ठीक है। काउंसलिंग आपको आनी चाहिए कि आपने मरीज की काउंसलिंग कैसे करनी है। उसके बाद फिर आता है ब्रेकिंग बैड न्यूज, ठीक है। अब ये भी मुझे आया हुआ था, मेरे ऊपर क्वेश्चन था कि एक पेशेंट है, आपने जो है ना वो
मतलब उसको कैंसर है, ठीक है। आपने उसको बताना है कि आपको कैंसर हो गया, आप कैसे उस न्यूज को ब्रेक करेंगे? तो बात यह है कि डायरेक्टली हमने नहीं बता देना कि आपको कैंसर हो गया, आपने उसके भी कुछ स्टेप्स हैं जो फॉलो करने हैं। तो वो भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को जो है ना वो सारी चीजें करवा दूंगा कि आपने बैड न्यूज को कैसे ब्रेक करने हैं, उसके क्या स्टेप्स हैं, ठीक है। अगर आपने काउंसलिंग करनी है, स्पेशली आपको अगर सीलियक डिजीज या थैलासीमिया या फिर आपके पास जो ये हेपेटाइटिस बी सी या इस तरह से डिफरेंट जो डिजीजेज आती हैं जिनके ऊपर आपको काउंसलिंग आनी चाहिए, वो सारे इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। तो ये एक ओवरव्यू था आप लोगों के साथ कि एनआरई 2 के अंदर आपको आना क्या है, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता कि यार एनआरई स्टेप 2 में होगा क्या। बस हर बंदे को पता है मैंडेटरी ये है, ये करने हैं। लेकिन प्लीज आप लोगों ने जो नॉन मैंडेटरी स्टेशन है, ठीक है, वो आपने अच्छे से करने हैं। देखो ना यार, नॉन मैंडेटरी हम उसे नहीं कह सकते, क्योंकि अगर आप 3 में पास हो, बाकी 17 में आपने अच्छा नहीं किया, तो वो भी फेल है। तो बात ये है कि आप उसको नॉन मैंडेटरी नहीं कहेंगे। लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे तो 3 तो ऐसे हैं जिनमें आपने बहुत जबरदस्त परफॉर्म करना है, ठीक है। और बाकी में अगर आपका थोड़ा बहुत लाइक ऊंच नीच भी होता है तो वो कॉम्प्रोमाइज कर लिया जाएगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो प्लीज आप लोगों ने याद रखनी है कि जब आप एनआर स्टेप 2 में जाएंगे तो जो कमांड आपको मिले आपने उतना करना है। अगर मुझे बोला गया है कि इस मरीज की हार्ट को अस्कल्टेट करो तो मैं सिर्फ हार्ट को करूंगा, ठीक है। मैं उसकी चेस्ट को नहीं करूंगा, ठीक है। अगर मुझे बोला गया है कि इसकी परकशन करो प्रीकार्डियम के ऊपर तो मैं जस्ट वही करूंगा, ठीक है। मतलब जो मुझे कमांड मिलेगी मैं उसको फॉलो करूंगा, ठीक है। अगर आपसे कहा गया है कि लेट्स सपोज आप ट्राइकस्पिड एरिया को जो है ना वो लोकेट करो, अब आप वहां पे बताने लग गए हो ये माइट्रल एरिया है या एयोर्टिक एरिया है, आपको उसने ये नहीं बोला। जो कमांड मिली है आपने वो फॉलो करनी है। और हमेशा जो क्वेश्चन है जो केस है उसको पहले अच्छे से देखना है, ठीक है। विदाउट जो है ना वो जाते साथ आपने नहीं कोई भी चीज जो है ना वो बोल देनी। क्वेश्चन को समझना है, जो कमांड मिली है उसको फॉलो करना है, ठीक है। और जो कमांड में नहीं बोला गया वो आपने नहीं करना जब तक आपको बताया ना जाए। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप लोगों ने अपने एग्जाम के लिए जेहन में रखनी है। और डेली का एनआर स्टेप 2 के लिए आप लोगों ने तैयारी मतलब डेली का बैठ के पढ़ना है, ठीक है। जो स्टेशन आपके मैंडेटरी है, जिस तरह बीसीए आपका बीएलएस है या एसीएलएस है, इसके ऊपर डिफरेंट जो भी टेक्निक्स हैं वीडियोस यूट्यूब के ऊपर पड़ी हुई हैं, ठीक है। आप उनको सीखें। बात ये कि अगर आपको आप सीख लेंगे ना तो वहां पे आप परफॉर्म कर लेंगे, ठीक है। अगर आपको आता ही नहीं है तो वहां पे आप परफॉर्म नहीं कर सकते। तो डेट्स वाई अपने माइंड में यह ना लेके आए कि यार मैंने हाउस जॉब नहीं की या मेरी प्रैक्टिस नहीं है, पता नहीं मेरा एग्जाम क्लियर होता है या नहीं। आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो बात यह है कि आप चीजों को लर्न कर लें स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। चीजों को स्टेप बाय स्टेप अगर वहां पे बोलेंगे बताएंगे उन्हें समझ आ जाएगी। तो ये कुछ पॉइंट आप लोगों ने जो है ना वो याद रखने हैं, क्योंकि आपके एग्जाम के अंदर ये चीजें आती हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है कि आपने मरीज से कंसेंट लेना होता है, ठीक है। कंसेंट में वो आपसे बता देगा कि यार आपने इस बंदे पे ये प्रोसीजर करना है, आप इससे कंसेंट लो, ठीक है। तो ये भी एक स्टेशन होगा। फिर उसके बाद आपकी लैब वैल्यूज का एक स्टेशन होगा जिसमें वो आपको लाइक एसिडोसिस अल्कलोसिस या एलएफटी टीएफटी यूरिया नाइट्रोजन क्रेटिनिन मतलब इस तरह की कोई ना कोई वो आपको लैब वैल्यूज देगा। वो आपसे आपसे कहेगा कि बताओ जी इस बंदे को क्या। लेट्स सपोज आपके सामने आता है टीएसएच का लेवल लो है, T3 T4 लेवल ज्यादा है, हाइपरथायराइडिज्म है। आप बताओ व्हाट आर द काजेस ऑफ हाइपरथायराइडिज्म? ग्रेव डिजीज है, टॉक्सिक नोडुलर है, टॉक्सिक एडिनोम है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज डिजीजेस? तो बात फिर वही आ गई, अगर बेसिक नॉलेज होगा तो ये चीजें समझ आएंगी। फिर उसके बाद आपको अपर या लोअर लिम्ब का एग्जामिनेशन बोलेंगे कि सेंसरी या मोटर एग्जामिनेशन करो, ठीक है, अपर या लोअर लिम्ब का। फिर उसके बाद एग्जामिनेशन ऑफ चेस्ट आ सकते हैं, एग्जामिनेशन ऑफ प्री कार्डियम है, ठीक है, और क्रेनियल नर्व का एग्जामिनेशन है जिसमें आपको ऑप्टिक नर्व, आपकी फेशियल नर्व, थर्ड नर्व के ऊपर जो है ना वो आपसे आपको कमांड मिलेगी। और उसके बाद आपको डर्मा के अंदर अगेन आपको सोरियोसिस या डर्माटाइटिस मतलब इस तरह से आपको कोई पिक्चर दे देगा, आपने डायग्नोस करना होगा। तो ये आपके कुछ जो है ना वो कह लें कि दूसरे स्टेशन आते हैं मैंडेटरी के अलावा, जो कि आपको एग्जाम के अंदर जो है ना वो फेस करने पड़ेंगे। अब इसमें से कुछ चीजें आपकी प्रैक्टिकल आती हैं, ठीक है, कुछ आपको लर्न करनी है, ठीक है। प्रैक्टिकल के अंदर ज्यादातर आपको आना चाहिए एग्जामिनेशन ऑफ एब्डोमेन, ठीक है, एग्जामिनेशन ऑफ चेस्ट प्रीकार्डियम, उसके बाद सेंसरी और मोटर एग्जामिनेशन, सेरिबेलम का एग्जामिनेशन। ये सारा इंशाल्लाह आप लोगों को मैं स्टेप बाय स्टेप करवा दूंगा। आप लोगों ने जस्ट उन स्टेप्स को फॉलो करना है और उन नोट्स को रिवाइज करना है। तो बाकी ये है कि आपने कोशिश करनी है कि साथ साथ डिफरेंट जो है ना वो चीजों को आप लोग देखते रहें, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको बोला गया है कि इंस्ट्रूमेंट के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो आप जो मोस्ट कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी पिक्चर देखें, आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। एनजी ट्यूब क्या है, फोलिक
कैचलर मतलब किस तरह से होता है, ठीक है। तो इस तरह से चीजें आप लोगों ने जो है ना वो लर्न करनी है। तो ये आपका जो है ना वो एक तरह से ओरिएंटेशन क्लास थी आपकी एनआरई स्टेप 2 का, मतलब एग्जाम में क्या होगा, किस तरह से आएगा।